नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसी चीज जो लाखों सालों से हमारे सामने खड़ी है, एक कुदरती दीवार जो हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती है। और अब सोचिए कि सिर्फ एक कानून, एक कलम की ताकत से उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटाया जा रहा है। आज हम एक ऐसे ही गायब होते पहाड़ की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 93%, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक के भविष्य की कहानी कह रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की। इसका लगभग 93% हिस्सा अब सरकारी तौर पर बहुत छोटा मान लिया गया है, और यही एक छोटा सा शब्द इसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। क्योंकि इसी छोटे होने की वजह से एक नया दरवाज़ा खुल जाता है, एक ऐसे नियम का दरवाज़ा जो कहता है कि इन छोटी पहाड़ियों को कानूनी तौर पर खोदा जा सकता है, उनका खनन किया जा सकता है, जब तक कि वो पूरी तरह से गायब न हो जाएं। और ये एक ऐसा फैसला है जिसकी कीमत शायद हम सबको चुकानी पड़ेगी। तो चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 800 किलोमीटर लंबी और 2.5 करोड़ साल पुरानी ये विशालकाय विरासत विलुप्त होने की कगार पर पहुंच कैसे गई। जरा अरावली के साइज का अंदाजा लगाइए। 800 किलोमीटर लंबी, 2.5 करोड़ साल पुरानी। लेकिन असली दिक्कत शुरू होती है एक नए पार्लियामेंट्री नियम से। ये नियम कहता है कि 100 मीटर मतलब करीब करीब 30 मंजिला इमारत से कम ऊंची किसी भी पहाड़ी का खनन हो सकता है। और यहीं पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है कि अरावली की 93% पहाड़ियां इसी परिभाषा के अंदर आती हैं। तो एक पहाड़ हटता है और सैकड़ों किलोमीटर दूर बाढ़ आ जाती है। ये कैसे हो सकता है? चलिए हमारे अगले हिस्से में समझते हैं इस भयानक चेन रिएक्शन को। देखिए, ये बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट जैसा है। जैसे ही अरावली की दीवार हटेगी, थार रेगिस्तान की रेत को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। ये रेत सीधी पूरब की तरफ उड़ेगी, दिल्ली को ढक लेगी और फिर हिमालय के ग्लेशियरों पर जाकर जम जाएगी। ये रेत सूरज की गर्मी को सोखेगी, जिससे ग्लेशियर और भी तेजी से पिघलने लगेंगे। और नतीजा, गंगा और यमुना जैसी नदियों का जलस्तर बढ़ेगा और उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में भयंकर बाढ़ आएगी। एक चेतावनी है, बिल्कुल सीधी और साफ। दिल्ली रेत का कटोरा बन जाएगी। भूगोल हमारी अर्थव्यवस्था तय करता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि प्रकृति से खिलवाड़ का आर्थिक असर कितना गंभीर हो सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है? क्या हमारे संविधान में कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो इसे रोक सके? अपने अगले हिस्से में हम उसी संवैधानिक ढाल के बारे में जानेंगे जो इसे रोक तो सकती थी, पर है नहीं। हाँ, एक सुरक्षा कवच है, संविधान का शेड्यूल 6। अब ये है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत ताकतवर प्रावधान है। ये कुछ राज्यों में वहाँ के स्थानीय और आदिवासी समुदायों को उनके प्राकृतिक संसाधनों पर आखिरी फैसले का हक देता है। मतलब केंद्र सरकार के खनन या इंडस्ट्री से जुड़े नियम भी वहाँ तब तक लागू नहीं हो सकते जब तक कि स्थानीय लोग हाँ न कहें। अब फर्क देखिए कितना बड़ा है। एक तरफ है नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जहां शेड्यूल 6 लागू है। वहां किसी भी प्रोजेक्ट के लिए स्थानीय समुदाय की मंजूरी जरूरी है, इसीलिए वहां के जंगल और खनिज ज्यादा सुरक्षित हैं। वहीं दूसरी तरफ है अरावली का इलाका, जहां ये सुरक्षा नहीं है और नतीजा, केंद्र के नियम सीधे लागू होते हैं और स्थानीय लोगों के पास कोई वीटो पावर नहीं होता। इस पूरी कानूनी बहस के बीच में एक इंसान की कहानी भी जुड़ी है, एक ऐसे इंसान की जिसने इस खतरे को बहुत पहले ही देख लिया था। ये कहानी है सोनम वांगचुक की। हम में से ज्यादातर लोगों ने 3 इडियट्स तो देखी ही होगी, तो असली फुनसुक वांगडू को कौन नहीं जानता? जी हाँ, सोनम वांगचुक, वही इनोवेटर जिन्होंने भारतीय सेना के लिए जान बचाने वाले टेंट बनाए, बिना नेटवर्क वाले इलाकों के लिए लाइफाई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, और पिछले 4 सालों से वो लद्दाख के नाजुक पर्यावरण के लिए इसी शेड्यूल 6 की मांग कर रहे थे। मगर कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अब आता है। जिस इंसान पर 3 इडियट्स जैसी फिल्म बनी, उसे इसी सुरक्षा की मांग करने के लिए जेल में डाल दिया गया और देशद्रोही तक कह दिया गया। सोचिए, उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगा दिया गया। ये वो कानून है जो आमतौर पर देश के दुश्मनों या आतंकवादियों पर लगता है। उन पर राज्य का दुश्मन होने का आरोप लगाया गया। क्यों? क्योंकि वो लद्दाख के पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा के लिए एक संवैधानिक अधिकार की मांग कर रहे थे।
और ये जो कुछ भी हुआ, ये हमें कानून और पॉलिटिक्स से आगे ले जाकर एक ज्यादा बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देता है। चलिए बात करते हैं भीड़ तंत्र की, यानी क्राउड मेंटालिटी की। ये भीड़ तंत्र क्या है? ये एक सोच है, एक मानसिकता, जहाँ हम चाहते तो हैं कि कोई हीरो आकर हमारे लिए लड़े, हमारी लड़ाइयाँ लड़े, लेकिन जब उस हीरो पर मुश्किल आती है तो वही भीड़, वही हम लोग खामोश हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। और इस खामोशी का नतीजा क्या हुआ? नतीजा सामने है। बिल पास हो गया है, पहाड़ काटे जाएंगे। ये एक कड़वी सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जो शायद अब बदली नहीं जा सकती। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम अपने ही देश के सबसे तेज दिमागों की चेतावनियों को अनसुना कर देते हैं, तो फिर आने वाली तबाही का जिम्मेदार असल में है कौन? सिस्टम, समाज, या फिर हम सब?